हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिवाकर इंस्पायर्स इंडिया। तो मैं आप लोग को एक वीडियो तो पहले ही मैं शूट कर चुका हूँ आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के बारे में, परंतु उसमें शुरू से पृष्ठभूमि अच्छी नहीं बन पाई थी। तो ये वीडियो पार्ट 1 होगा, वही आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से संबंधित। तो इस वीडियो में मैं आपको आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की पृष्ठभूमि समझाने जा रहा हूँ कि ये प्रारंभ कैसे हुआ था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, इन सब का सीधा संबंध विकास से होता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं विकास क्या है। तो विकास क्या है? राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, स्वास्थ्य क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण इत्यादि में वृद्धि, बाल अपराध में कमी, हिंसाओं में कमी, राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा में वृद्धि, इन सब के समुच्चय को अपन विकास कहते हैं। ठीक। और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है और द्वितीयता नागरिकों की होती है। तो जब किसी क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता, जैसे वहाँ का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास नहीं हो पाया और महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाया, अपराध में वृद्धि हुई, तो इन सब व्यवस्थाओं के विरुद्ध लोगों के मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, भारत के संविधान के खिलाफ और उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ। तो यही नकारात्मक विचार जो है लोगों के मन में सरकार के विरुद्ध अविश्वास उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने इन्हीं अधिकारों की प्राप्ति के लिए राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, महिला सशक्तिकरण इत्यादि अधिकारों की प्राप्ति के लिए वो हिंसात्मक रुख अपना देते हैं। तो ये हिंसात्मक रुख अपनाने का जब विचार आता है, विचारधारा कहलाती है उग्रवाद। और इसी विचारधारा को जब वो क्रियान्वित करने लगते हैं तो आतंकवाद कहला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो पार्ट 2 है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। और उससे पहले मेरे को लगा कि इसको अच्छे से समझा देना चाहिए कि उग्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ। तो अपन चलते पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में। उससे पहले और कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, विकास जो है इन सब का, इन सभी घटनाओं का कारण क्या है? विकास का न होना। तो विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य की होती है, राज्य अर्थात सरकार की होती है। और भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 और 35 में। सबसे पहले अपन विकास के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी देश की राज्य व्यवस्था, शासनिक प्रशासनिक तंत्र की सफलता या विफलता किस बात पर निर्भर करती है? विकास पर निर्भर करती है। कि राज्य विकास पर निर्भर करती है और राज्य और नागरिक के संबंध पर निर्भर करती है कि राज्य और नागरिक का संबंध किस प्रकार है और वहाँ विकास किस प्रकार हुआ है। भारतीय संविधान जो है, तो भारतीय संविधान भी सरकार से क्या अपेक्षा करता है? सरकार से अपेक्षा करते हैं कि संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करे। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सरकार को निर्देश देते हैं कि उसे किस प्रकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो सरकार उनका मार्गदर्शन ले, इनका सहारा लेते हुए कार्य करे, जिससे क्या होगा? देश का चहुमुखी विकास होगा और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो पाएगी। जब सरकार जो है संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए कार्य करेगी तो उससे क्या होगा? लोगों के सभी कार्य पूरे होंगे। तो सरकार जब संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखकर कार्य करेगी तो उससे क्या होगा? लोगों के हितों की पूर्ति होगी। ठीक। लोगों में असंतोष भाव नहीं दिखेगा, और अगर दिखेगा भी तो बहुत कम दिखेगा। ठीक। अब सरकार से जनता की अपेक्षाएं क्या है? जनता भी कुछ सरकार से अपेक्षा करती है। अभी तो बताएं कि संविधान सरकार से क्या अपेक्षा करता है। ठीक। अब जनता भी कुछ सरकार से अपेक्षा करेगी। तो ये वीडियो जो है तो इस सोल्यूशन के काम में भी आएगी। जो भी एस्पिरेंट हैं यूपीएससी, पीसीएस इत्यादि के, तो उनके भी काम में वीडियो आ सकता है। जैसे आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, जो पार्ट 2 में मैं समझा चुका हूँ, और ये पार्ट 1 हो जाएगा। तो पार्ट 1 में तो मैं इसकी पृष्ठभूमि बताने जा ही रहा हूँ, साथ में ये भी बता रहा हूँ कि आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद को कम कैसे किया जा सकता है ना। पृष्ठभूमि के साथ ही आप अपनी आंसर राइटिंग में इसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए तो आगे शुरू करते हैं अपन कि सरकार से जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। जैसा कि एक स्लोगन तो आप लोगों ने सुना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। तो मूलभूत आवश्यकताएं तो यही हैं। तो सरकार से जनता की अपेक्षा क्या है? कि उसको शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उनका मतलब हॉस्पिटल हो, उनके जहाँ रह रहे हैं उनके क्षेत्र में हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए, शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था की जाए, रहने लायक वातावरण उपलब्ध करवाए सरकार, और भोजन, कपड़ा और मकान तो पहले ही बता दिए, है ना। जब सरकार इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विफल होती है तभी लोगों के मन में जो है नकारात्मक विचार आते हैं और लोगों के मन में जो है हिंसक, गैर संवैधानिक तरीके घर करने लगते हैं ना। जिससे क्या होता है?
व्यक्ति जो है अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हिंसा के रास्ते को अपनाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असंवैधानिक हिंसक रास्ते अपनाने लगता है, उसमें सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। इसका कारण क्या है? कारण जो है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में असंतुलन का होना है, विकास का समावेशी न होना है, ग्रास रूट तक विकास का न पहुँचना है। भारत में जो विकास का असंतुलित स्वरूप ही जो है इन सब का कारण है। ठीक, इसमें अपन बता रहे हैं सरकार के प्रयास। सरकार ने इसमें प्रयास भी किया, बहुत प्रयास किया कि आतंकवाद देश में ना फैले। तो सरकार के प्रयास में चलते हैं। सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए? 1990 में एलपीजी को अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत मल्टीनेशनल कंपनी को आमंत्रित किया गया, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बुलाया गया। ठीक, मल्टीनेशनल कंपनी का दौर चला। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां परंपरागत रूप से रहने वाले लोग थे वहां विकास के प्रयास किए गए, जंगलों का सफाया किया गया, कंपनी की स्थापना हुई। सरकार ये सब क्यों की? वो सोचे कि इससे विकास होगा, परंतु क्या हुआ? सब कुछ इसके विपरीत हुआ। विपरीत होने के भी कुछ कारण थे। सरकार जो है मल्टीनेशनल कंपनी लाई, जंगलों को सफाया की, वहाँ कंपनियों की स्थापना की, ये सब विकास के लिए किया। पर विकास की जगह उग्रवाद फैलना प्रारंभ हुआ। कारण क्या हुआ? विकास के रास्ते में बहुत सारे बिचौलिए आ गए, साहूकार आ गए, जिससे व्यक्ति जो है विकास जो है व्यक्तियों तक न पहुंच पा रहा। इसका परिणाम क्या हुआ? लोगों के मन में अविश्वास घर कर गया। बहुत बड़ा तबका संपेक्षिक वंचना का शिकार हो गया। और इसका मूल कारण क्या था? सरकार का कुप्रबंधन था। सरकार इन सब चीज़ का अच्छे से प्रबंधन नहीं कर पाई। कुप्रबंधन किस प्रकार था? जो प्रशासनिक तंत्र था, भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र था। प्रशासनिक तंत्र द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन सही से न किया गया, जिसके कारण सापेक्षिक वंचना उत्पन्न हुई, लोगों के मन में अविश्वास उत्पन्न हुआ। सापेक्षिक वंचना के शिकार तबके जो थे उनका लोकतंत्र, संविधान पर सरकार से विश्वास उठ गया। इसका कारण क्या हुआ? देश का बहुत बड़ा तबका जो था, सरकार की गलत नीति, प्रशासनिक तंत्र की बेरुखियाँ, ये क्या थे? इसके कारण बने। इन सब से त्रस्त होकर जो बहुत बड़ा तबका था सापेक्षिक वंचना का शिकार, तो वह ये मान चुका कि ये लोकतंत्र का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, संविधान का हमारे लिए कोई महत्व नहीं, सरकार का हमारे लिए कोई महत्व नहीं। तो लोग क्या मान बैठे कि हमारे लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं, सरकार का कोई महत्व नहीं, संविधान का कोई महत्व नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। और उन्होंने अपने अधिकारों को स्वयं से लेने का निर्णय लिया और इसके लिए क्या किया? हिंसक तरीके अपना लिए, गैर संवैधानिक रास्ते पर चले और सर्वाधिकारवादी रुख अपनाया। तो इन्हें ही क्या कहा गया? उग्रवादी। तो ये सब थी उग्रवाद उत्पन्न होने की मतलब कि प्रशासनिक तंत्र की भ्रष्टाचारी, सरकार की बेरुखी, सरकारी तंत्र का कुप्रबंधन और लोगों तक विकास करना पहुंचना, ये सब जो है उग्रवाद के कारण बने। तो ये सब जो लोगों में सरकार के लिए अविश्वास पैदा हो गया, संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध अविश्वास पैदा हो गया, लोकतंत्र के विरुद्ध अविश्वास पैदा हो गया और उन्होंने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो है गैर संवैधानिक रास्ते अपनाए, सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति उनमें जा गई। तो यही सब क्या कहलाया? उग्रवाद कहलाया। इन्हीं तो उग्रवाद क्या हो गई? एक विचारधारा हो गई। उग्रवाद की परिभाषा तो मैंने सेकेंड वीडियो में आपको बताई है, सेकेंड पार्ट में। तो उग्रवाद की डिफिनेशन को स्किप करते हुए अपन आगे चलते हैं। उग्रवाद उत्पन्न कहाँ हुआ? ये भी मैं सेकेंड वीडियो में बताया था कि उग्रवाद जो है नक्सलवाड़ी जिले पश्चिम बंगाल से उत्पन्न हुआ, पर इसको मैं एक बार और आप लोग को समझा दे रहा हूँ। जैसा कि जो सेकेंड पार्ट है उसमें उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद चारों चीज़ को समझाया गया है। तो आप पार्ट फर्स्ट देखने के बाद पार्ट सेकेंड जरूर देखें। आप पार्ट सेकेंड फर्स्ट में अपलोड हो जाता है या ये अपलोड होता है तो डेटा के ऊपर है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। उग्रवाद तो आपके समझ में आ गया, उग्रवाद क्या है? एक विचारधारा है। तो उग्रवाद प्रारंभ कहाँ से हुआ? गोसा पृष्ठभूमि आपको बता दी है। उग्रवाद और नक्सलवाद दोनों एक ही चीज़ है। तो अपन चलते हैं आगे। तो उन्हीं उग्रवादी विचारधारा को जो है 2004 में सरकार द्वारा नक्सलवादी घोषित कर दिया गया। ये जो विचारधारा के समर्थक लोग थे उनको नक्सली या नक्सलवादी घोषित कर दिया गया और देश के 40 संगठनों को जो है आतंकियों की श्रेणी में डाल दिया गया। इसमें कुछ मुख्य संगठन जैसे PWG, पीपल्स वार ग्रुप, दक्षिण देश नाम से कोई संगठन था, एक CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, और इस प्रकार 40 संगठन जो थे इनको इलीगल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। तो आपके समझ में तो बहुत ही अच्छे से आ गया होगा कि उग्रवाद और नक्सलवाद में कोई अंतर नहीं है। उग्रवाद जो है ये वंचना के शिकार लोग, सरकार से जिनका विश्वास उठ चुका था, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के जो शिकार लोग थे, इन्हीं लोगों के समूह को उग्रवाद कहा गया। उग्रवाद एक विचारधारा है और उससे जुड़े लोगों को ही नक्सली कहा जाता है। तो
उग्रवाद एक विचारधारा है, उससे जुड़े लोगों को नक्सली कहा जाता है। 2 बात आपकी एकदम स्पष्ट हो गई। और आतंकवाद, अलगाववाद अगली वीडियो में अब मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया जिसमें मैं आप लोग को बता दिया आतंकवाद की उग्रवाद की शुरुआत कैसी हुई। उग्रवाद की शुरुआत हुई और उसी उग्रवाद जो विचारधारा थी उसका नाम नक्सलवाद दिया गया। नक्सलवाद में जब है उग्रवाद विचारधारा में हिंसात्मक संघर्ष शामिल हो गया और वो जब प्रक्रिया में परिणित हो गया तो आतंकवाद कहलाया। और आतंकवादियों को जब है सामाजिक मतलब लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया, सामाजिक समर्थन प्राप्त हो गया, तो वो अलगाववाद हो गया। तो उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद। तो ये वीडियो फर्स्ट पार्ट रहेगा उग्रवाद का एक्सप्लेनेशन, और सेकंड पार्ट में ये तीनों का डिफिनेशन बताई ही गई है। अब मैं एक पार्ट 4 करने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी 10 से 11 मिनट की हो चुकी है वीडियो, 11 मिनट की होगी। तो अगली वीडियो में कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए इस पर नकेल कैसे कसी जा सकती है, मतलब आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद को रोका कैसे जा सकता है। तो इस वीडियो के 3 पार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेनेशन, सेकंड पार्ट में तीनों के एक्सप्लेनेशन, और नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है थर्ड पार्ट, तो उसमें हो जाएगा आप लोग के लिए कि इसमें नकेल कैसे कसी जाती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना सकारात्मक से बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।